हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पे। हमने अपने पिछली वीडियो में बात की थी कि विकास क्या है, विकास के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं, बालक में विकास किस प्रकार से होता है और विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक जो बाल विकास है उसके बारे में क्या क्या राय रखते हैं, वो अपने कौन कौन से कथन उनके थे इत्यादि के बारे में हमने बात की। अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से वे कारक हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं। तो यह जो टॉपिक है यह सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा सीटेट हो, यूपी टेट हो, एस टेट हो, के वी एस, एन वी एस या डी ट्रिपल एस बी यानी शिक्षक भर्ती से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की। सबसे पहले हम बात करते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक हैं वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वंशानुक्रम की, यानी जो वंशानुक्रम होता है ये भी विकास को प्रभावित करता है। व्यक्ति को वंशानुक्रम की प्रक्रिया के दौरान अनेक मानसिक योग्यता तथा गुण प्राप्त होते हैं। यानी कि वंशानुक्रम का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो हमारे माता पिता होते हैं, उनके जो लक्षण होते हैं वो जो बालक को मिलते हैं तो वही वंशानुक्रम कहलाता है। यानी कि जो पुरानी जो पीढ़ी होती है उनसे जो लक्षण नई पीढ़ी को मिलते हैं यही वंशानुक्रम कहलाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की मानसिक योग्यताएं हो जाती हैं, शारीरिक लक्षण हो जाते हैं, कुछ गुण होते हैं, ये सभी हमें अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं। ये वंशानुक्रम के अंतर्गत आता है। तो व्यक्ति को वंशानुक्रम की प्रक्रिया के दौरान अनेक मानसिक योग्यता तथा गुण प्राप्त होते हैं जिन्हें वातावरण के द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यानी जो वंशानुक्रम के द्वारा हमें लक्षण जो प्राप्त होते हैं इनको वातावरण या हेरिडिटी के द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। थांडाइक जो कि एक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या कहा है कि थांडाइक ने बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारण वंशानुक्रम को माना है। यानी जो थांडाइक है ये मानते हैं कि जो बालक में मूल शक्तियाँ होती हैं, जो मूल लक्षण होते हैं वे वंशानुक्रम के द्वारा ही होते हैं, यानी वंशानुक्रम के द्वारा ही वो प्राप्त होते हैं। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। अगला जो कारक है वो है पोषण। पोषण यानी कि जो न्यूट्रिशंस होते हैं, जो पोषण होता है, जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं उनके द्वारा जो भी विटामिन्स और जो खनिज लवण, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि जो भी प्राप्त होते हैं ये पोषण के अंतर्गत आते हैं। तो जो पोषण होता है यह भी विकास को प्रभावित करता है। तो पोषण बच्चे के विकास और वृद्धि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि जो पोषण होता है वो बच्चे के विकास में और वृद्धि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर अच्छा पोषण होगा तो बच्चे का विकास अच्छा होगा। अगर बच्चे को नियमित अच्छे प्रकार का पोषण नहीं मिल रहा है तो बच्चे का जो विकास होगा वो अच्छा नहीं होगा, शरीर दुर्बल होगा, शरीर जो होगा वो दुर्बल होगा और क्या कहते हैं उसका हाथ पैर कमज़ोर होंगे, मानसिक विकास भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ये जो पोषण के ऊपर भी निर्भर करता है, बालक का जो विकास होता है वो पोषण पर भी निर्भर करता है। अगर जो बच्चे का पोषण अच्छा मिल रहा है तो उनका विकास अच्छा होगा। सॉरेनसन जो कि एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने कहा है पौष्टिक भोजन को शारीरिक विकास का परम मित्र कहा है। यानी कि जो सॉरेनसन मनोवैज्ञानिक है इन्होंने बताया है कि जो पौष्टिक भोजन है वो जो शारीरिक विकास का एक परम मित्र है। यानी कि अगर अच्छा भोजन मिल रहा है तभी जो बच्चे का विकास होगा, जो शारीरिक विकास होगा वो अच्छा होगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है शारीरिक विकास, विकार तथा रोग। यानी कि विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में अगला कारक है शारीरिक विकार तथा रोग। यानी जो रोग होता है यह भी विकास को प्रभावित करता है। आनुवांशिक या पर्यावरणीय कारकों से ग्रस्त बच्चों का शारीरिक विकास सामान्य न रहकर चुनौतीपूर्ण होता है। यानी कि जो बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसे बालक होते हैं जिनमें किसी न किसी प्रकार के शारीरिक रोग होते हैं तो उनका जो विकास होता है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। उनका जो शारीरिक विकास होता है, जो भी डेवलपमेंट होता है वो सही नहीं हो पाता है। मान लीजिए कि अगर किसी भी बच्चे को बुखार है या किसी भी बच्चे को कोई ऐसी बीमारी है जिसके द्वारा उसका विकास अच्छा नहीं हो पाया है तो वो रोग जो होता है वो विकास को नहीं अच्छा होने दे पाता है। मान लो जैसे कि पहले क्या होता था, जो बच्चे होते थे छोटे तो उनको पोलियो हो जाता था। तो जो पोलियो होता था तो वो उनका विकास अच्छे से नहीं हो पाता था बच्चों का। तो जिन बच्चों को पोलियो हो जाता था तो वो उनका पैर से जो होते थे वो अपंग हो जाते थे या किसी अन्य प्रकार के उनके शारीरिक दुर्बलता आ जाती थी। तो ये जो शारीरिक दुर्बलताएं होती हैं ये विभिन्न प्रकार के रोगों से आ जाती हैं। इसके कारण जो बालक का विकास होता है वो प्रभावित होता है और शारीरिक विकास सामान्य ना रहकर चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। यानी जो मानव शरीर की जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं ये भी किसी न किसी प्रकार से बालक के विकास को प्रभावित करती हैं। व्यक्ति के शरीर के अंदर अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कार्यरत होती हैं। इन ग्रंथियों का व्यक्ति के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वो व्यक्ति के शरीर के अंदर होती हैं, वो स्रावित होती हैं और इन ग्रंथियों का व्यक्ति के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है।
ऐसे बच्चे जिनमें थायरॉक्सिन थायरॉक्सिन एक प्रकार का हार्मोन्स होता है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि उत्पादित करती है, एक हार्मोन्स होता है, इसका स्राव अगर कम होता है, यानी कि जो बच्चे होते हैं, तो ऐसे बच्चे जिनमें थायरॉक्सिन का स्राव कम होता है, तो उनका जो मानसिक विकास होता है उसकी गति धीमी हो जाती है, यानी उनका मानसिक विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। तो ऐसे बच्चे जिनमें थायरॉक्सिन जो होता है अगर कम मात्रा में स्रावित हो रहा है, कम मात्रा में बन रहा है, तो उनका जो मानसिक विकास होगा वो धीरे होगा, या फिर मानसिक विकास उनका कम होगा। जो मंद बुद्धि के हो सकते हैं, जैसे मंद बुद्धि के जो बच्चे कैसे होते हैं, तो उनका मानसिक विकास कम होता है, उनकी गति जो होती है वो धीमी हो जाती है। तो ऐसा किस लिए होता है कि जो एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, जैसे कि उनके द्वारा जो थायरॉक्सिन स्रावित किया जाता है वो कम मात्रा में स्रावित होता है, तो उनका मानसिक विकास जो होता है वो धीमा हो जाता है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, भौतिक पर्यावरण, यानी कि जो आसपास का भौतिक पर्यावरण होता है, ये भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। शुद्ध जल, शुद्ध वायु और सूर्य के प्रकाश का व्यक्ति के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये सभी व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य भी हैं। यानी जो भौतिक पर्यावरण के आसपास में जो कुछ भी देखते हैं, चाहे जल हो, शुद्ध वायु हो, सूर्य का प्रकाश हो, अगर इत्यादि अच्छी मात्रा में मिल रहा है, तो जो बालक का विकास होगा, बालक का जो डेवलपमेंट होता है वो अच्छा होता है। और ये सभी जो होते हैं व्यक्ति के लिए आवश्यक ही नहीं होते, फिर अनिवार्य होते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर बात करें, अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो क्या होगा, अंधेरा ही अंधेरा होगा, किसी भी प्रकार के कोई विकास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर मान लीजिए जल जो है, अगर वो शुद्ध जल नहीं प्राप्त कर पा रहा है, कोई भी व्यक्ति है अगर उसको शुद्ध जल नहीं, दूषित जल अगर मिल रहा है, तो उसको विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी। और जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं, ये क्या करती हैं, ये शरीर के विकास को अवरोधित कर देती हैं, यानी कि शरीर के विकास को रोक देती हैं। जो शरीर का विकास होगा वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित रहेगा। जो मानसिक विकास होगा वो भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, शारीरिक विकास होगा वो भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसी प्रकार ये जो भौतिक पर्यावरण है, ये भी विकास को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, यानी जो परिवार होता है उसकी सामाजिक स्थिति कैसी है, उसकी आर्थिक स्थिति, यानी कि उनके घर में कितने जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी है या नहीं है, तो ये भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास में परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति का गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो भी व्यक्ति है या जो भी बालक है, अगर उसका जो शारीरिक और मानसिक विकास में उसके परिवार की जो सामाजिक या आर्थिक स्थिति है उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। संपन्न सामाजिक आर्थिक स्थिति में पले बढ़े जो बच्चे होते हैं उनका विकास निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के बच्चे से अच्छा होता है। मान लीजिए दो बच्चे हैं, एक बच्चे को आप ऐसे परिवेश में ले जाइए जहाँ के परिवार का सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी है, यानी कि उनके जो माता पिता हैं वो बहुत अच्छी जॉब में हैं, वो अच्छी इनकम आ रही है उनकी, और समाज में उनका अच्छा रेपुटेशन है। एक बच्चा वहाँ पे अगर पल बढ़ रहा है, और दूसरा एक बच्चा अगर आप लेते हैं जो कि बहुत ही निम्न सामाजिक स्थिति या आर्थिक स्थिति में पल रहा है, जहाँ पे मतलब पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, खाने तक के लिए भी ठीक से पैसे नहीं हैं, और जो उनका सामाजिक स्थिति है वो भी अच्छी नहीं है। तो आप ऐसा पाएंगे कि जो बच्चा अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थिति वाले घर में पल रहा है उसका विकास बहुत ही अच्छा होगा, और जो बच्चा निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले घर में रह रहा है, परिवार में रह रहा है, उसका विकास जो होगा वो निम्न होगा, उतनी अच्छा नहीं हो पाएगा जितना अच्छा पहले वाले बच्चे का हुआ है। तो इसी प्रकार जो परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति होती है वो बालक के विकास को प्रभावित करती है। मान लीजिए कि जो विभिन्न प्रकार जो अच्छी स्थिति में है, आर्थिक स्थिति में बच्चा है, तो उसको खाने पीने के लिए अच्छी अच्छी पौष्टिक चीज़ें मिलेंगी, तो जाहिर सी बात है उसका जो विकास होगा, शारीरिक विकास होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। और मान लीजिए कोई गरीब घर में है या निम्न घर में है, निम्न आर्थिक स्थिति वाले घर में है, जिनको खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं ठीक ढंग से, तो पौष्टिक भोजन वाले, तो पौष्टिक भोजन के लिए कहाँ से वो व्यवस्था करेंगे, तो उनके जो भी बच्चे होंगे उनका जो विकास होगा, जो डेवलपमेंट होगा वो उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं जो परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति होती है ये बालक के विकास को प्रभावित करती है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है परिवार का वातावरण, यानी कि जो परिवार का वातावरण होता है वो भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। तो वातावरण का बालक के विकास पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। शांत तथा सुखद वातावरण में बालक का विकास तीव्र गति से होता है, जबकि दुखद व कलहपूर्ण वातावरण में बालक की जो गति होती है, विकास की गति होती है, वो धीमी हो जाती है। यानी परिवार का जो वातावरण है, मान लीजिए कि कोई एक ऐसा परिवार है जहाँ पर हर समय मतलब हर टाइम पे झगड़ा होता रहता है, हर समय लड़ाई होती रहती है, बहुत बड़ा परिवार है, और हर समय अगर बच्चा जो है वो यही देखता है कि आपस में दुखद है, कलहपूर्ण वातावरण बना हुआ है, तो उसका विकास क्या होगा, वो उसका विकास धीमा हो जाएगा।
मंद गति से होगा, क्योंकि वो उसी में उसका जो मन होगा, जो मस्तिष्क होगा, वो हमेशा उन्हीं बातों में उलझा रहेगा कि ये कलहपूर्ण वातावरण है, कहाँ पे आ गए हैं हम, कैसा माहौल है, तो वो यही सब सोचता रहेगा। तो उसका जो विकास होगा वो मंद गति से होगा। लेकिन अगर कोई एक ऐसा परिवार है जिसका वातावरण शांत है, सुखद है, हंसी खुशी का माहौल है, जो लोग हैं वहाँ के वो आपस में घुल मिल के रहते हैं, प्रेम भाव से रहते हैं, तो वहाँ के जो बालक होंगे उनका जो विकास होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, और स्पष्ट प्रभाव जो होगा वो उनका बहुत ही, मान लीजिए जो उसका बालक का जो विकास होगा वो बहुत ही सुखद और अच्छा विकास होगा बालक का। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है विद्यालय का वातावरण। जो विद्यालय का भी वातावरण होता है वो भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। तो विद्यालय को शिक्षा का औपचारिक साधन माना गया है, यानी कि जो विद्यालय होता है वहाँ की जो शिक्षा हमें प्राप्त होती है उसको औपचारिक साधन माना गया है। यदि विद्यालय का वातावरण बालक के अनुरूप है तो बालक का उचित विकास होगा, परंतु यदि विद्यालय का वातावरण अनुकूलित नहीं है, यानी बालक के हिसाब से विद्यालय का वातावरण अगर अनुकूलित नहीं है तो बालक का समुचित विकास नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई बालक है, अगर वो विद्यालय जाता है, अगर वहाँ पे उसके हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं, बाल केंद्रित शिक्षा मान जो होती है, तो उसमें बालक को केंद्र में रखा जाता है। तो अगर कोई बालक विद्यालय जाता है, अगर उसके मन के हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे वो प्रसन्न रहता है, हंसी खुशी से रहता है, तो वो उसका विकास जो होगा वो अच्छा होगा। और वहीं पे अगर कोई टीचर है वहाँ का या प्रिंसिपल है, अगर डांटते दपटते हैं, बच्चे को मारते हैं, बात बात पे बच्चे को टोकते हैं, तो वो क्या होगा, उसका जो विकास होगा वो मंद हो जाएगा, चाहे शारीरिक विकास हो या मानसिक विकास हो। क्योंकि बार बार जो बच्चा बार बार अपनी बातें पूछेगा, लेकिन जो टीचर होगा अगर वो उससे नहीं बता रहा है, अगर बार बार उसको डांट रहा है या मार रहा है, तो उसका उसमें एक डर का माहौल बना रह जाएगा। तो वो विभिन्न प्रकार की जो भी उसके मन की जो जिज्ञासाएं होती हैं वो उनको पूछ नहीं पाएगा, और जब पूछ नहीं पाएगा तो वो जो जिज्ञासाएं होंगी वो शांत नहीं होगी, तो जो बालक का विकास होगा वो अच्छा नहीं हो पाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो हमने जाना कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। इन कारकों के बारे में हमने डिटेल से बात की है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।